अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। कभी आप लोगों ने सोचा कि हम कभी कभी जब किसी बैड कैरेक्टर शख्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं ही और शी इज अ ब्लैक शीप। इसी तरह अगर हमने कुछ ऐसा कहना हो कि क्लैरिटी के साथ लिखा जाए तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में लिख लें। इसी तरह अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो तो हम कहते हैं कि ही इज इन द ब्लैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस किस्म की फ्रेजेस, इस किस्म की इडियम्स जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। इंग्लिश के अंदर जो ब्लैक है वो सिर्फ कलर ही नहीं है, बल्कि ब्लैक जो वर्ड है इसके साथ बहुत ज्यादा इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश के अंदर इडियोमैटिक इंग्लिश को इनकारपोरेट करना होगा। चाहे रिटन एक्सप्रेशन की बात करें या अगर हम स्पीकिंग एबिलिटी की बात करें, द पर्सन हु यूजेस idioms in his or her English, either in written form or in oral form, is considered a good speaker or good writer respectively। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ब्लैक कलर के साथ जो लिंक्ड इडियम्स हैं उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं, उनकी क्या क्या हिस्ट्री है और उनके क्या क्या मतलब मफाहिम और मीनिंग्स हो सकते हैं। तो चलते हैं। पहला हमारा इडियम है ब्लैक शीप। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कदीम फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर जो शीप हुआ करती थी वो ज्यादातर शीप फार्मिंग के जो लोग होते थे वो वाइट कलर की जो है वो शीप अपने जो है वो हर्ड्स के अंदर अपने जो उन्होंने स्टॉक रखा होता था शीप का उसके अंदर व्हाइट कलर की शीप उनके पास ज्यादा होती थी। उसकी रीजन ये थी कि वो जो व्हाइट शीप होती थी उसकी वूल को वो डिफरेंट कलर्स में वो डाई कर सकते थे। तो अगर कोई ब्लैक शीप उनके पास आ जाती थी तो आपको पता है ब्लैक कलर को जो है वो डाई नहीं किया जा सकता डिफरेंट कलर्स में इजीली। तो ब्लैक कलर को वो अच्छा नहीं समझा जाता था। वहां से टर्म जो है वो ब्लैक शीप जो है वो मुस्तअमल हो गई, इस्तेमाल होने लग गई एक ऐसी चीज में जिसको रिस्पेक्ट नहीं की जाती, दी जाती, जो वैल्यूएबल नहीं होती, जो कि जिसको डिसलाइक किया जाता है। क्योंकि वाइट जो शीप होती थी उसका उसकी वूल को वो डिफरेंट कलर्स में डाई करके वो उससे प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। लेकिन ब्लैक कलर की जो शीप होती थी उसकी जो वूल होती थी उसको वो डिफरेंट कलर्स में डाई करके आगे उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो कोई चीज ऑड हो, वियर्ड हो, रिस्प्यूटेबल हो, डिसलाइक जो चीज होती है उसको हम कहते हैं किसी ग्रुप के अंदर ब्लैक शीप। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो आपको ज्यादा मीनिंग क्लियर होंगे। ही वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बिकॉज ही ऑलवेज गॉट इन टू ट्रबल। कि वो फैमिली के अंदर ब्लैक शीप जो है वो समझा गया या था वो बंदा या जो भी कैरेक्टर था, क्योंकि वो हमेशा मुश्किल में होता था। तो जो बंदा हर वक्त मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उसको हम ब्लैक शीप कहते हैं। और बैड कैरेक्टर शख्स को भी ब्लैक शीप कहते हैं। एक आप कह सकते हैं कि किसी फैमिली में या किसी भी क्राउड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो शख्स ब्लैक शीप समझा जाता है जिसकी वजह से बदनामी हो उस पूरी फैमिली की या उस ग्रुप की या उस ऑर्गेनाइजेशन की। यानी जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है, उस फैमिली का जो इमेज है, जो टारनिश हो, तो उस शख्स को जो है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसको हम ब्लैक शीप कहते हैं। इन द ब्लैक इज अ सेकंड इडियम विच इज एसोसिएटेड विद द ब्लैक कलर। एंड इन द ब्लैक का मतलब ये है, इससे पहले हिस्ट्री एसोसिएटेड जो है वो देख लें कि माजी के अंदर जब भी कोई प्रॉफिट्स को लिखा जाता था तो वो ब्लैक इंक के अंदर लिखा जाता था। और अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंस की बात कर रहे हैं एंशियंट टाइम के अंदर। और जो लॉस होता था उसको रेड इंक के साथ, यानी कि रेड कलर के साथ उसको लिखा जाता था लॉस को। अगर कोई बंदा डेट से है, यानी कि जो ऑब्लिगेशंस होती थी, लाइबिलिटीज होती थी, उनको रेड कलर में। और जो प्रॉफिट्स होता था, अकाउंट रिसीवेबल होते थे, उनको ब्लैक इंक के साथ लिखा जाता था। तो ब्लैक इंक का मतलब वहां से चल पड़ा कि एक ऐसी चीज जो कि प्रॉफिटेबल हो। तो इन द ब्लैक का मतलब ये है फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, यानी जो जब बंदा उधार की हालत में नहीं होता, जब बंदा ने किसी की कोई ऑब्लिगेशन या लोन्स पेमेंट ना करने हो। तो एग्जांपल अगर हम देख लें तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉसेस द कंपनी इज फाइनली इन द ब्लैक। कि काफी सारे साल
डेट्स में रहने के बाद, लॉसेस में रहने के बाद अब जो कंपनी है वो इन द ब्लैक है, मीन प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हम मीडियम देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। ये भी एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जब भी कोई चीज लिखी जाती थी तो वो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक के साथ लिखी जाती थी। अब ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर हो और ब्लैक इंक के साथ कोई चीज लिखी जाए तो बड़ी, उसके अंदर आप कह सकते हैं क्लैरिटी होगी, चीज बड़ी क्लियर होगी, कोई चीज बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सामने विजिबल होगी, विविड पिक्चर होगी उसकी। तो वहां से चल पड़ी कि ऐसी चीज जो कि बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो, जो सिंपल हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। द रूल्स ऑफ द एग्जाम आर रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि एग्जाम के जो इम्तिहान है उसके जो कवानीन हैं, असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए हैं। मीन के वो बड़े क्रिस्टल क्लियर है, नजर आते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या करेंगे तो क्या होगा, कौन सा जो है वो मतलब मिस्टेक करेंगे तो उसके ऊपर कौन सी पनिशमेंट होगी। और एग्जाम के हवाले से जो भी चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है जो चीज बहुत सिंपल हो, क्लियर हो, और जिसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसके बाद नेक्स्ट इडियम जो है वो है ब्लैकआउट। तो ये भी, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो कदीम जमानों के अंदर जब भी किसी, खास तौर पर ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखा गया कि जो एयर रेड्स होते थे जब, तो उस वक्त उन दिनों में रातों को जो हुकूमतें होती थी वो अपने अवाम को, सब्जेक्ट्स को, पॉपुलेस को कहा करती थी, हुक्म देती थी, नोटिफाई हो जाता था कि आप लोगों ने रात को अपने लाइट्स घरों की जो है वो बुझा देनी है। ये अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 4 डेज 5 डेज जो वार चली है, उसके अंदर भी पाकिस्तान में भी देखा गया और इंडिया के अंदर भी देखा गया कि दोनों कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन को कहा, अपने लोगों को कहा कि आप रात को जो है लाइट्स को जो है वो एक्सटिंग्विश कर दें, यानी कि लाइट्स ऑफ कर दें। तो वहां से ये काम चल पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 से, कि जब भी लॉस का, यानी कि विजन का लॉस होता है, यानी कि जब कोई चीज नजर नहीं आती, जब कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, यानी कि जब बंदा कोई होशोवास में नहीं होता, उस वक्त हम कहते हैं ब्लैकआउट। इसका मीनिंग यही होता है कि जब कोई चीज मुरझा जाती है, जब इंसान जो है वो होशोवास में नहीं रहता और कॉन्शियस में नहीं रहता। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी सडनली ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर। ये जो लंबा लेक्चर था उस दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो जो लड़की थी, जो जो भी स्टूडेंट है, शी सडनली ब्लैक्ड आउट, मतलब ये है कि वो होशोवास में नहीं रही, यानी कि उसके होशोवास जाते रहे। तो ब्लैक आउट का मतलब ये है कि होशोवास का, कॉन्शियस का चले जाना, विजन का चले जाना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल भी हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, जब लाइट चली जाती है तो हम कहते हैं कि लाइट का पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर, पूरे प्रोविंस के अंदर जो है वो ब्लैक आउट चल रहा है, यानी कि वो गायब हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट इडियम जो पांचवा है वो है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट का मतलब ये होता है, पुराने जमाने के अंदर जब भी वॉर टाइम्स होती थी, खास तौर पे जब ड्रॉट्स होते थे, फेमाइंस होते थे, तो उस टाइम चीज़ों की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। तो जब शॉर्टेज होता था तो जो हुकूमतें होती थी, जो गवर्नमेंट्स होती थी, वो अपने पॉपुलेस को, अपने मुल्क, अपनी आवाम को, सब्जेक्ट्स को एक राशन देती थी, यानी कि मखसूस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी जो है वो, वीट की कह लें, फ्लोर की कह लें, कुछ भी, वो प्रोवाइड किया करती थी। अब कुछ लोग वहाँ उस दौर में भी ऐसे होते थे कि जो राशन को रात के अंधेरे में या अथॉरिटी से छुप के, हिडन वे में उसकी सेलिंग करते थे, यानी कि चीज लेते थे और उसको आगे, अब या यूं कह सकते हैं कि चीजों को छुपा के रखते थे और उसको आगे होर्डिंग करने के बाद उसको हायर प्राइसेस के ऊपर बेच देते थे इलीगली। तो वहां से ब्लैक मार्केट का कॉन्सेप्ट चल पड़ा कि किसी चीज को सेल करना या बाय करना थ्रू इलीगल मीन्स, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। तो एग्जाम्स पेपर वर बीइंग सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, कि एग्जाम के जो पेपर थे वो ब्लैक मार्केट के अंदर बेचे जा रहे थे। तो अगर हम सुनते हैं ब्लैक मार्केट का वर्ड, तो उसका मतलब ये होता है कि समथिंग इज बीइंग सोल्ड और ट्रेडेड और परचेज थ्रू इलीगल मींस, इलीगल वेज। इसके बाद नेक्स्ट इडियम है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब ये है कि ये भी एंशियंट टाइम से, जब टॉर्चर होता था एम्प्लॉयज के ऊपर, सॉरी नॉट एम्प्लॉयज, जब अक्यूज के ऊपर, जब कोई किसी डिटेंशन सेल में कोई बंदे रखे जाते थे, जब उन पर जुल्म होता था, तशद्दुद होता था, तो वो उनको मार मार के, तशद्दुद से उनका जिस्म जो है वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू हो जाता था। वहां से ये टर्म निकल निकल चल पड़ी है आगे, कि अगर
किसी शख्स को इतना मारा जाए, हर्ट किया जाए कि उसके जिस्म के ऊपर जो निशान है, जो जख्म है, जो ब्रूजेस हैं, वो पड़ जाए ब्लैक एंड ब्लू कलर के, जिस्म जो है वो काला नीला यानी कि हो जाए, स्याह हो जाए, नीला हो जाए, तो उससे हम कहते हैं कि एक्सेस ऑफ जो टॉर्चर होता है उसको हम कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही केम होम ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द फुटबॉल मैच। कि वो जब फुटबॉल मैच से वापस आया तो वो ब्लैक एंड ब्लू था, यानी कि वो बहुत ज्यादा हर्ट था, बहुत ज्यादा बीटन था, यानी कि वो बहुत ज्यादा आप शिकस्त था, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जो है वो एक कॉमन इडियम है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है, अच्छा ये भी आप कह सकते हैं कि 1600 जो है, 16th सेंचुरी से है, कि जब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बैड करेक्टर लोगों को, डिसऑनेस्ट लोगों को, डिसओबीडियंट लोगों की एक लिस्ट बनाती थी, ताकि फ्यूचर में इनको जो है वो कहीं पे जॉब ना मिल सके, या इस किस्म का बंदा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो एक ब्लैक लिस्ट घुमा करती थी तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में, ताकि जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जा चुका है पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय ना बनाए, हायर ना करे, रिक्रूट ना करे। तो वहां से ये टर्म जो है वो कॉइन हो गई, चल पड़ी, आगे मुस्तमल हो गई, यूज में आई, ब्लैक लिस्ट करना, कि लोगों की ऐसी लिस्ट जो कि जो जिनसे अवॉइड किया जाना चाहिए, जिनको जो पनिश्ड हो ऑलरेडी, जो जिनको पिनलाइज किया जा चुका हो, जिनको एक्सक्लूड करना जो है वो मकसूद हो, मतलूब हो। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक सेंटेंस या यूज देख लेते हैं, यूसेज। चीटर्स आर ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स। कि जो बच्चे क्लास में जो एग्जाम्स के अंदर चीटिंग करते हैं, उनको फ्यूचर एग्जाम से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनको स्टॉप कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फ्यूचर में उनसे एग्जाम्स नहीं लिया जाता, उनको एग्जाम्स में बैठने की इजाजत नहीं होती। इसके बाद एट्थ इडियम है ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर। इससे एक मिलता जुलता एक टर्म है ब्लू कॉमेडी। ब्लू कॉमेडी बोली जाती है ऐसी कॉमेडी को जो कि इंतहाई वल्गर हो, इनडिसेंट हो, और सेक्सुअल जो जोक्स इसके अंदर किए जा रहे हो, यानी कि इमोरल किस्म के वर्ड्स, इनडिसेंट जोक्स और डर्टी लैंग्वेज जब यूज की जा रही हो ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ब्लू कॉमेडी। ये उससे मिलता जुलता टर्म है, लेकिन कलर इसमें ब्लैक का वर्ड यूज किया गया है। तो ब्लैक कॉमेडी वो होती है जब बहुत ही सटल किस्म का, बहुत ही सीरियस किस्म का सब्जेक्ट या टॉपिक हो और उसके ऊपर ह्यूमर क्रिएट की जा रही हो। यानी कि यूजुअली जिन टॉपिक्स के ऊपर लोग हंसना पसंद नहीं करते, अगर उसके ऊपर कॉमेडी की जा रही हो, ह्यूमर क्रिएट की जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है, अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए तो ये आ, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम, जिसको कहते थे सरियलिज्म। सरियलिज्म की जो मूवमेंट है वो बेसिकली इंतहाई सीरियस टॉपिक्स के ऊपर कॉमेडी करने को बोला जाता है, और ये बेसिकली कल्चरल और एक आर्ट की एक मूवमेंट थी। और इसके अंदर क्या किया जाता था कि जो इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे, इस मूवमेंट के जो आप कह सकते हैं कि प्रोपोनेंट्स थे, इस मूवमेंट को लोग जो चला रहे थे, सरियलिज्म की मूवमेंट को, उस कल्चरल और आर्ट की मूवमेंट को, वो बेसिकली अनकॉन्शियस जो दिमाग पार्ट होता है, आपको पता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है वो हमारे माइंड ब्रेन के जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो वो ऐसी ड्राइंग करते थे, ऐसी राइटिंग्स करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो प्रोवोक किया जाता था, और हमारी जो आप कह सकते हैं माइंड को इस तरीके से ऐसी ड्राइंग्स की जाती थी कि जिससे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो एक्सप्रेस किए जा सके। ठीक है। तो सरियलिज्म की मूवमेंट जो है उसका ताल्लुक सिगमंड फ्राइड से भी है, अगर हम साइकेट्री में या साइकोलॉजी में देखें। तो सिगमंड फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली ड्रीम्स के ऊपर है और अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के ऊपर है। यानी कि बेसिकली सरियलिज्म मूवमेंट की बात करें या सिगमंड फ्राइड की कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो दोनों तहरीकों के अंदर, सिगमंड फ्राइड की जो राइटिंग्स हैं उसमें भी और सरियलिज्म के अंदर भी, सब कॉन्शियस जो है या जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं, उसके एक्सप्रेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। आप देखें कि वर्ल्ड वार 2 देखें या वर्ल्ड वार 1 देखें, ये डेलिब्रेट एक्ट्स थे। इसके अंदर जो रेशनल थिंकर्स थे, उन लोगों ने जो पॉलिसी बनाई, उन लोगों ने जो वॉर्स जो है वो स्टार्ट की, तो ये उसका एक रिएक्शन था बेसिकली, कि जो रेशनल माइंड है वो एक कैओस क्रिएट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है, वॉर स्टार्ट करता है। वो कहते हैं हमें हमें रैशनल थिंकिंग के अगेंस्ट, उसके अपोजिट, हमें इरेशनल, इलॉजिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जब इलॉजिकल और इरेशनल थिंकिंग की बात हो तो फिर उसका ताल्लुक होता है सबकॉन्शियस के साथ, अनकॉन्शियस के साथ, कि हमारा दिमाग का जो वो पार्ट जो कि अनकॉन्शियस है, उस
को एक्सप्रेस करने की, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसी राइटिंग, ऐसी ड्राइंग्स, ऐसा ड्रीम लाइक स्ट्रक्चर, या ऐसी कोई आप कह सकते हैं कि तहरीक देनी चाहिए बॉडी को, कि हमारा अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस जो माइंड है वो वर्क करे, इरेशनल थिंकिंग और इलॉजिकल थिंकिंग जो है वो सामने आ सके। तो ब्लैक कॉमेडी का मतलब ये होता है कि ऐसी कॉमेडी जो कि सीरियस थॉट के ऊपर, सीरियस टॉपिक्स के ऊपर, सीरियस जो टैबूज जो है सोसाइटी के, उनके ऊपर, जिनके ऊपर लोग वैसे हंसना पसंद नहीं करते, उनकी कॉमेडी को कहते हैं ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर। इसके ऊपर एक सेंटेंस देख लेते हैं कि सम नॉवेल्स आर फुल ऑफ ब्लैक ह्यूमर दैट मेक्स यू लाफ एंड थिंक एट द सेम टाइम। कि कुछ ऐसे नॉवेल्स भी हैं जो कि ब्लैक ह्यूमर से भरे हुए हैं, जो कि आपको हंसने पे भी मजबूर करते हैं और एट द सेम टाइम आपको सोचने पे भी मजबूर करते हैं। क्योंकि ब्लैक कॉमेडी बेसिकली सीरियस टॉपिक के ऊपर ह्यूमर ह्यूमर या कॉमेडी होती है, यानी कि वो टॉपिक बड़ा सीरियस होता है, जिसके ऊपर आम लोग जो है, अमूमन जो लोग हैं वो हंसना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसी चीजें जो ब्लैक टॉपिक्स होते हैं, ब्लैक कॉमेडी के जो टॉपिक्स होते हैं, मौजू होते हैं, वो इंसान को सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन किस तरीके से, ह्यूमर क्रिएट करके। तो नेक्स्ट जो है इडियम है, सेकंड लास्ट कह लें आप, ब्लैक आई। ब्लैक आई का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर अगर कोई जख्म हो, या कोई बॉडी के ऊपर कोई टॉर्चर किया जाए, हिट किया जाए, तो बॉडी जो है वो विजिबली फिजिकली जो है वो ब्लू हो जाती है। लेकिन ब्लैक आई का मतलब ये होता है कि जब आपकी रेपुटेशन, जब आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई निशान पड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक आई। यानी कि जब आंख के आसपास अगर कोई ब्रूज हो, कोई निशान हो, वाउंड हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक डैमेज कह लें आप, दैट इज विजिबल एंड दैट इज फिजिकली आप ऑब्वियस। लेकिन ब्लैक आई का जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इकट्ठा, ब्लैक आई का इडियम का जब वर्ड, इस इडियम को जब यूज करेंगे रिटन फॉर्म में, जब जब बोला जाएगा आपके सामने, तो इसका मतलब ये होगा कि जब किसी की रिस्पेक्ट या रेपुटेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी हो जाएगी। कॉपिंग इन द एग्जाम गेव द स्कूल अ ब्लैक आई इन द मीडिया। कि एक स्कूल के जो बच्चे थे वो अगर एग्जाम के अंदर चीटिंग कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे दाएं बाएं से, तो उससे मीडिया के ऊपर उस स्कूल का जो इमेज है वो टारनिश हुआ, एंड स्कूल रिसीव्ड अ ब्लैक आई। यानी कि उस स्कूल का जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो जो है वो टारनिश हो गई, डैमेज हो गई, और स्कूल गॉट ब्लैक आई इन द मीडिया। उसके बाद इडियम है ब्लैक मूड। अब जो, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि ब्लैक सिर्फ कलर का नाम ही नहीं है, बल्कि ब्लैक जो है वो डिफरेंट इमोशंस के साथ एसोसिएटेड एक इमोशन भी है। तो जब ब्लैक मूड हो, कोई जब बंदा आपको ये कहे कि आई एम इन द ब्लैक मूड, इसका मतलब है कि वो बैड टेम्पर्ड है, वो एंग्री है, वो डिप्रेस्ड है, वो सैड है। जैसे अगर हम कहें कि आई एम फीलिंग ब्लू, इसका मतलब ये है कि आई एम फीलिंग सैड। इसी तरह जब ब्लैक मूड में कोई बंदा होता है, तो अगर आप कोई पढ़ें ऐसा इडियम जिसके अंदर लिखा हुआ हो, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ब्लैक मूड का जिक्र हो, या कोई जब आपके सामने बात कर रहा हो और आप कहे कि आई एम इन द ब्लैक मूड, इसका मीन कि ही और शी इज very angry, or he or she is very sad, or he or she is very depressed, actually dejected। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इस्तेमाल देख लेते हैं। ही वॉज इन अ ब्लैक मूड आफ्टर फेलिंग द competitive एग्जाम, कि competitive एग्जाम में फेल होने के बाद वो बहुत ब्लैक मूड में था। और लास्ट इडियम जो है वो है कि पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। एंशियंट टाइम के अंदर जो पॉट्स होते थे, जो कैटल्स होती थी, जिनके अंदर हम को केतली, जिसके अंदर कुछ चीज़ हम बनाते हैं, उनको ओपन फायर के ऊपर जो है वो हैंग किया जाता था, जिससे उनकी सरफेस जो है वो ब्लैक हो जाती थी। अब एक चीज खुद ब्लैक हो और वो दूसरी चीज को ब्लैक कह रही हो, यानी कि एक शख्स बहुत स्याह हो, काला हो, वो दूसरे बंदे को कह रहा हो कि आप बहुत काले हैं, स्याह हैं, तो इट वुड लुक वेरी, आप कह सकते हैं कि लुक वेरी लॉफेबल, इट वुड बी वेरी, आप कह सकते हैं कि खुला तजाद होगा कि जब एक बंदा, चलो एक गोरा बंदा है, वो किसी शख्स को, काले को कहे कि आप तो बहुत काले हैं, तो समझ आती है। लेकिन एक शख्स खुद ब्लैक हो, स्याह फाम हो, और वो दूसरे को कह रहा हो कि आप तो बहुत ही काले हैं, तो इस ये उस मौके पे बोला जाता है कि जब एक शख्स के अंदर खुद बुराई हो और वो दूसरे के अंदर उस बुराई को पॉइंट आउट कर रहा हो, तो जिस जिस चीज में आप खुद गिल्टी हो, दूसरे को भी आप उसी कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उस मौके पे बोला जाता है पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। पॉट भी कॉल है, काला है, कैटल भी ब्लैक है, तो उस मौके पे हम कहते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। लाइक एक सेंटेंस देखें, अली ऑलवेज कम्स लेट। अली हमेशा लेट आता है, बट ही स्कॉल्डेड हिज फ्रेंड फॉर बीइंग लेट वंस। लेकिन एक मरतबा उसने अपने दोस्त को, आप कह सकते हैं कि उसको बड़ा बुरा भला कहा कि आप बहुत लेट आते हो। दैट इज रियली अ केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसे ही ये सिचुएशन
आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इस जुमले के मसदाक या सादिक आती है, इस जुमले पे सादिक आती है। ये बात बिल्कुल उस बात की इक्विवेलेंट है कि एक जब ब्लैक पॉट एक ब्लैक कैटल को कह रहा हो कि आप बहुत काले हैं। तो जब किसी बंदे के अंदर कोई मिस्टेक हो, फॉल्ट हो, शॉर्टकमिंग हो, लूप होल हो, कोई एक बंदे के अंदर आप कह सकते हैं कि कोई रॉन्ग डूइंग हो, एक बंदे के अंदर कोई आप वो कह सकते हैं कि कोई बैड हैबिट हो, और वो सेम बैड हैबिट की बेसिस पे दूसरे बंदे को वो पॉइंट आउट कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। होपफुली जी आज के जो ईडियम थे हमारे इस लेक्चर के अंदर जो 11 ईडियम से आपको पसंद आए होंगे। आपको इन 11 ईडीएम में से कौन सा ईडीएम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस में इसी तरह ईडीएम्स का इस्तेमाल, प्रेसी राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और ऐसे राइटिंग के हवाले से मुफीद जो मालूमात हैं वो मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा कि इन ईडीएम्स में से आपको कौन सा ईडीएम जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अस्सलाम वालेकुम।